में एक बार फिर से खुशामदीद। और अब प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे हमारी उन बहनों के हवाले से जो इस चीज़ को लेकर बड़ा तशवीश का इजहार करती हैं कि जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं और डॉक्टर उनको खास तौर पर रेकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी की हालत में जब जाती हैं, जब उनका 9th मंथ चल रहा होता है, उनको ये कह दिया जाता है कि आपका तो ऑपरेशन होगा और सी सेक्शन होगा, जब खास तौर पर जिसको एक टर्म यूज़ की जाती है कि बड़ा ऑपरेशन आपका होगा, तो वो साथ ही बेचारी जो है वो औरतें जो होती हैं वो डर जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त हमने मदऊ किया है, हमारे साथ मौजूद है वाया स्काइप पर डॉक्टर मारिया फारूक साहिबा जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो इस सब के ऊपर उन्हीं से बात करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी इस हवाले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हीं से बात करें, उन्हीं से जान लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। और आपसे जी डॉक्टर साहिबा, आपसे मैं यही पूछूंगी, सी सेक्शन के जरिए बच्चे की पैदाइश के रुझान में इजाफा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सिजेरियन सेक्शन क्यों, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम इसको डेट बैक करें तो ये ईयर 1500 का दौर है जब सिजेरियन सेक्शन पहला किया गया। स्विट्जरलैंड का था शहर, वहां पर किया गया। जो कैब नूफर के नाम से एक बंदा था, उसने अपनी वाइफ पे ये अटेम्प्ट किया सिजेरियन सेक्शन का, क्योंकि नॉर्मल जो पैदाइश का तरीका है उससे बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा था। और अनफॉर्चुनेटली जो औरत थी उसकी जो है वो डेथ हुई आफ्टर 20 डेज, क्योंकि इन्फेक्शन का एलिमेंट था, इन्फेक्शन को उस तरह कंट्रोल नहीं किया गया। सो बेसिकली जो चीज समझने की ये है कि सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब औरत को या बच्चे की पैदाइश के दौरान कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आए कि हमें सिजेरियन सेक्शन पे शिफ्ट करना पड़े, या पहले से ही डिसाइड हो जाए कि हमने सिजेरियन सेक्शन करना है। सिजेरियन सेक्शन जो हमारी WHO की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक जो है 1990 के दौर में 10% हमारा सिजेरियन सेक्शन का रेट था, और अब वो बढ़ता बढ़ता 2021 में 21% हो चुका है, और अब 2023 में 38 to 40% हमारा सिजेरियन सेक्शन पाकिस्तान और इंडिया में खासकर ज्यादा हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? इसकी वजूहात जो है वो 3 चीजों के दरमियान घूमती है। एक नंबर 1 जो आपका गायनी का डॉक्टर है, आपका गायनोकोलॉजिस्ट है वो, दूसरा जो आपका पेशेंट है वो, और तीसरा जो पेशेंट की अटेंडेंट्स हैं। जो गायनोकोलॉजिस्ट है उसका नजरिया बेसिकली ये होता है कि वो ये कहती है कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आ गया है तो मैं अपना क्विकली प्रोसीजर परफॉर्म करूं, 10 से 15 मिनट में मैं अपना सेफ्टी के साथ बच्चा और मदर को डिलीवर करूं, और उसके बाद जाहिर है कि वो एक हमारा सोशल फैक्टर है कि वो हाईली पेड होता है नॉर्मल डिलीवरी की निस्बत। दूसरा जो हमारे पास हमारे पेशेंट्स आते हैं, वो हमारे पेशेंट्स आकर हमें कहते हैं कि हम लोग उतनी एफर्ट नहीं कर सकते, या एक टर्म होती है टोकोफोबिया, जिसमें जो औरत होती है उसको इस चीज से खौफ होता है कि नॉर्मल डिलीवरी से शायद उसकी जान ही ना बच पाए। सो इस वजह से उसकी अपनी रिक्वेस्ट होती है, या जो अटेंडेंट्स होते हैं जब वो थोड़ा सा एंजाइटी देखते हैं पेशेंट के अंदर कि भाई अभी बहुत टाइम गुजर गया है, बच्चा डिलीवर नहीं हो रहा, या हमें उसका कोई मतलब वो एंजाइटी में और जल्दबाजी के अंदर अटेंडेंट्स कह देते हैं, उनकी रिक्वेस्ट होती है कि आप इसका सिजेरियन सेक्शन कर दें। ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके इर्द गिर्द हमारा सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ता चला जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, जब आपकी जानिब से या जो ऐसे आपके पास आती हैं लेडीज जिनको ये कह दिया जाता है कि अब इनका ऑपरेशन ही होगा, या समटाइम ये भी कहा जाता है कि बच्चे की जो कंडीशन होती है, बच्चे को कह दिया जाता है कि बच्चा टेढ़ा है तो अब ये ऑपरेशन ही इसका होगा, तो आप उसको कोई एक्सरसाइज वगैरह, उसको कोई वर्जिशें खास तौर होती हैं जो वो नहीं सजेशन देते हैं कि ये करें तो शायद आप ऑपरेशन से बच जाएं? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा पहला स्टेप जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो खवातीन मुझे भी सुन रही हैं वो अपने लिए एक ऐसे गायनोकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें जिसके माइंड में ये हो, और वो उनको काउंसिल करे कि 90% आपका चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और 10% आपका सिर्फ चांस है सिजेरियन सेक्शन का। अगर आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो ये चांस वैसे ही बहुत कम हो जाएगा, यानी कि एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट आपको ढूंढने की जरूरत है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह मिले। दूसरी चीज ये कि आपने अपनी डाइट प्रेगनेंसी से पहले ही ऐसी रखनी है, अपनी एक्सरसाइज, अपनी वर्जिश, अपना वेट मेंटेन आपने प्रेगनेंसी से पहले ही इतना रखना है ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना आए। जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, शुगर से रिलेटेड है, हम उनसे तो बचा जा सकता है सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। सो वो पहले से आपने। डॉक्टर साहब, ग़िज़ाइयत की आपने बात की है, ग़िज़ाओं के हवाले से बात की है, तो अगर कुछ स्पेसिफिक ग़िज़ाएं आप बता दें, और जो मेरी बहनें जो प्रेग्नेंट है इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठी हैं वो कॉपी पेंसिल ले लें और वो उन चीजों को नोट कर लें कि जिनका अभी टाइम है डिलीवरी में, तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएं बता दें जिनको खाने से अगर आपको लगता है कि वो खाएंगी तो वो सी सेक्शन से किसी हद तक महफूज रह सकती हैं।
अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पाकिस्तान में डायबिटीज बहुत ज्यादा है। सो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जो मीठी चीजें होती हैं, सिर्फ उससे डायबिटीज नहीं हो रही होती। जो हम आटा ले रहे हैं, जो हम चावल इस्तेमाल करें, जो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा उससे आपकी शुगर को राइज होता है। सो औरतें जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं, वो कहती है कि सुबह हमने 1 से 2 हमने यानी कि हेवी नाश्ता करना है, हमने पराठे लेने, हमने वो करना है, और फिर वो बिल्कुल रेस्ट मोड में आ जाती है। यानी कि अगर वो पहले प्रेगनेंसी से कुछ उनकी एक मूवमेंट थी, वो प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो आपने ऐसा नहीं करना। जितनी मूवमेंट आपकी प्रेगनेंसी से पहले थी, एटलीस्ट उतनी मूवमेंट तो आपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल रखनी है। अगर आपने उसमें कंसीव कर लिया है, तो आपकी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल ठीक रहेगी। फिर हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है, उसमें नमक और मिर्च मसाले वाली चीजों से बिल्कुल परहेज किया जाए, बाहर के खाने पीनों को अवॉइड किया जाए, और जो खून बनने वाली नेचुरल ग़िज़ाएं, हरे सब्जे वाली हरी जो सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करें, दूध का, दही का इस्तेमाल करें, अंडा रोज का एक इस्तेमाल करें। तो ये आपकी नेचुरली बहुत सारी चीजों से आप खुद से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऑब्वियसली ये आपने खाने की तो अशिया आपने बता दी हैं, डॉक्टरों की जानिब से कुछ खास किस्म की अद्वियात भी इस कंडीशन में लिखकर दी जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो उनको दी जाती हैं खास किस्म की मेडिसिन जो होती है, वो किस हद तक रिलीफ दे सकती हैं इससे? सिजेरियन सेक्शन जो बेसिकली हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किया जा रहा है, उसके रीजंस में जाहिर है, मैंने आपको ब्लड प्रेशर बता दिया, शुगर के मसले, या कोई ऐसे मसले हो गए जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे की आवल जो है वो अपनी ठीक जगह के ऊपर नहीं बनी हुई, या जो बच्चा है उसका जरूरत से ज्यादा वजन है, या वजन बहुत कम है, या बहुत ज्यादा है, औरत का वजन बहुत ज्यादा है, इन मसलों की वजह से उसके लिए खास अद्वियात दी जाती हैं, ताकि उस ब्लड प्रेशर को, उस शुगर के मसले को, या जो खून की कमी है उसको ठीक किया जाए। सिजेरियन सेक्शन से बचने के लिए कोई अद्वियात नहीं दी जाती, उसके लिए सिर्फ आपने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह मेंटेन करना है। उसका एक ये सबसे बेसिक हेल्थ है। जो बच्चा की, जैसे बच्चे का सर है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि बच्चा जो हमारे पास ब्रीच एक पोजीशन में आ गया है, तो वो एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में इतना उसका ट्रायल नहीं है नॉर्मल का, बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है पर उसका कम परसेंटेज है, सो उसका रिस्क ज्यादा है। इसलिए खवातीन सिजेरियन सेक्शन को फिर रिकमेंड करती है कि वो हमारा कर दी जाए ऑन देयर रिक्वेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो हम सी सेक्शन की तरफ हमारी खवातीन को जो है वो रेकमेंड कर दिया जाता है, इसमें कम उम्र की शादियां जो होती हैं वो इसका एक फैक्टर भी हो सकता है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे नाज़रीन की आगाही के लिए? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बिकॉज हमारे पास जो कम उम्र 18-19 साल की बच्चियां आती हैं, उनका वजन उतना नहीं होता कि वो अभी प्रेगनेंसी को उस तरह कैरी, क्योंकि वो एक लो बर्थ वेट में आ रही होती हैं। सो आप उनका BMI जो होता है वो 19 से भी कई बार कम होता है। सो इतनी जो वीक और लीन है, उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो, जाहिर है कि लेबर का जो हमारा जो लेबर का ट्रायल है वो 16 से 18 घंटे का ट्रायल है, उस ट्रायल को वो उस तरह बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो पहले से या तो वो रिक्वेस्ट कर देती है, बीच में वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और अल्टीमेटली चीजें सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाती हैं। सो एक आइडियल एज और एक आइडियल वजन का बहुत रोल है रिगार्डिंग आपकी किस तरीके से आपकी डिलीवरी होगी बच्चे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी, और मुझसे भी ये ऑब्वियसली आप प्रोग्राम में आई हैं तो ये कहा गया है कि ये सवाल जरूर पूछें कि अगर एक ऑपरेशन होता है सी सेक्शन, जिसको हम नाज़रीन की एक समझ के लिए या आगाही के लिए कि जिन लोगों को हमारी ये टर्म नहीं समझ आ रही, बड़ा ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, अगर वो एक हो जाता है, दूसरा बच्चा 2 साल के बाद पैदा होता है, दूसरा भी उनका सी सेक्शन होता है, तीसरा भी होता है, तो आपको लगता है कि कितना इसमें गैप होना चाहिए और कितने बच्चे पैदा किए जा सकते हैं सी सेक्शन के बाद? अच्छा, सिजेरियन सेक्शन का अब मसला ये है कि जब एक सिजेरियन सेक्शन आप करते हैं तो आपका दूसरे सिजेरियन सेक्शन का जो गैप है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चेदानी को कट लगाकर बच्चे को डिलीवर करते हैं, और अगली प्रेगनेंसी में उस जो कट का दोबारा से वो बिल्कुल जो है वो थिन आउट हो जाती है, बारीक हो जाती है, और यूट्रस के फटने का खतरा हो जाता है, जो माँ के लिए और बच्चे के लिए कहीं ना कहीं एक जानलेवा हो सकता है। सो अगर किसी मरीज का एक सिजेरियन सेक्शन किसी भी वजूहात की वजह से हो गया और वो 3 साल का वक्फा रखती हैं और फिर बच्चा करती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी का एक बड़ा फेयर चांस है। लेकिन 2 सिजेरियन के बाद या 3 सिजेरियन के पास फिर नॉर्मल डिलीवरी का चांस पाकिस्तान में बहुत कम लिया जाता है, और अल्टिल के पेशेंट खुद से लेबर में आ जाए, दर्दों में आ जाए और बड़ा फेयर चांस हो, तो रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि बच्चेदानी के फटने का खतरा होता है, फिर सिजेरियन की तरफ जाया जाता है। सो 3 साल का एक वक्फा एक अच्छी वो है एज लिमिट, जिसके बाद आप दूसरा बच्चा प्लान करें।
ठीक है, और कितने बच्चे इससे हो सकते हैं? मतलब ये कहा जाता है कि आपके ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे भी आपके हो सकते हैं। औरत के लिए किस हद? मेरा ख्याल है कि 3 जो सिजेरियन सेक्शन है वो बहुत एक सेफ तरीकेकार है। चौथे सिजेरियन सेक्शन का में जो ब्लड को लगने, खून लगने का, या बच्चे की आवल जो है वो नीचे आ जाने का, या बच्चेदानी का ही निकल जाने के खतरात बहुत ज्यादा हायर परसेंटेज में चले जाते हैं। सो चौथा और 5वां सिजेरियन सेक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा रिस्क लेकर आता है। सो उसको अवॉइड करना एक अच्छी ऑप्शन। तो डॉक्टर साहब की जाने से ये कहा गया कि उसको अवॉइड ही करें। अगर आपके 3 बच्चे हो गए तो उन्हीं पे इत्तेफाक करें। डॉक्टर साहब, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मियाँ वाली का इलाका है, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे अक्सर औरतें जो होती हैं, जहां पे जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे सी सेक्शन की सहूलत मौजूद नहीं होती। तो वहां पे मैंने ये देखा है कि जब उनको कह दिया जाता है, तो क्योंकि रूरल एरियाज से निकलते हुए, मैं सिर्फ मियाँ वाली के नहीं, जितने भी पाकिस्तान के रूरल एरियाज हैं वहां से मुल्का जो रोड्स होते हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ औरतें जो होती हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ जाती हैं। इस सिचुएशन में आप क्या उनको एक मुफीद मशवरा देंगी? उस सिचुएशन में वो क्या करें, या किस कंडीशन में औरत को लेकर जाया जाए? कौन से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर वो कर सकती हैं तरीके? सबसे बेसिक जो बात ये है कि जैसे सिजेरियन सेक्शन जो है, या कोई भी तरीके का बच्चे की डिलीवरी का, या नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन सेक्शन है, जो औरत है जिसको हमल ठहरा है, जो एक पेरिफ्रीज में रहती है, वहां पर एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर अवेयरनेस जरूर पहुंचनी चाहिए, जरूर पहुंचनी चाहिए। बिकॉज उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो अपनी जो है, जो माँ है उसको अलग उसके खतरात हैं, जो बच्चा है उसको अलग खतरात हैं। उनको जब आगाही ही नहीं होती तो वो दर्दों का इंतजार करती रह जाती हैं, और अल्टीमेटली ज्यादा खून बह जाने की वजह से या कोई इन्फेक्शन के एलिमेंट की वजह से रास्ते में ही उनका ये मसला। सो आपको मेक श्योर ये कि हम अपने आगे जो हमारे, जाहिर है हमें बहुत लोग अभी सुन रहे हैं कि जो मियाँ वाली का आप एरिया बता रही हैं, वहां पर जो हमारे जाहिर है कि वहां पर जो हमारी हुकूमत के अदारे हैं उनसे इस बारे में डिस्कशन होनी चाहिए कि मेक श्योर करवाया जाए कि जो हमारे 10 to 15 जैसे घर हैं तो उनके लिए एक अकोमोडेटेड LHV एटलीस्ट जरूर होनी चाहिए, जो घरों में जाकर उनको गाइड करे, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में कम आते हैं। सो LHVs घर से घर विजिट करें। 15 से 20 घरों में के लिए 1 से 2 LHVs अपॉइंट की जाएं, जो कि जाकर उन्हें हिफाजती बच्चों के टीकों का भी बताएं, औरत के हिफाजती टीकों का बताएं, हमल के बारे में बताएं, ये मोड ऑफ डिलीवरीज के बारे में बताएं, उनको आगाही दें। तो इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहली बात है एक अच्छी कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन। अच्छा, ये कुछ जगहों पे हम ये भी देखते हैं जहाँ पे नॉन प्रोफेशनल अमला होता है, उनके पास जब इस किस्म की औरतें बेचारी चली जाती हैं, फिर उनके केस को जब वो मजीद कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं तो वो फिर आपके पास आते हैं, तो उनकी बेहतरी के लिए फिर आप उनको क्या तजवीज करती हैं? मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात ये कहूंगी कि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाती, सबसे पहली बात ये कि जो गली मोहल्लों में हमारे क्वैक्स है, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज्यादा अभी भी है। ये अभी भी इवन इतने मीडिया के बाद भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर डॉक्टर के रूप में क्वैक्स बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से ना उनको पेशेंट का पता होता, जाहिर उन्होंने ना वो डिग्री उनके पास होती है। हम बेसिकली डिग्री करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि हमें ऊपर से लेकर नीचे तक औरत की तमाम चीजों के बारे में पता हो, उसकी तमाम मालूमात हो कि हमने किस मुश्किल सूरत हाल में किस तरह का फैसला लेना है। सो उनके पास बिल्कुल मत जाएं। जब आपको 100% अथॉरिटी है कि हाँ एक गायनी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो उसी से ही राब्ता कीजिए और उसी के पास ही जाइए। और इन क्वैक्स से बिल्कुल इनके, क्योंकि फिर अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बच्चे की सूरत में या माँ की सूरत में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कुछ एहतियात जो होती हैं सी सेक्शन के बाद की एहतियात के हवाले से, हमने इस पे तो बात कर ली है, उसके बाद की एहतियात कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए? और मैंने बड़े केसेस खराब होते देखे हैं, काफी उनको रिकवरी करते करते, कुछ को तो हफ्ते में ही उनकी रिकवरी हो जाती है, कुछ को बहुत टाइम लगता है, इस पर क्या कहेंगे? अमूमन हमारा, जैसे बेसिकली मैं लाहौर में काम कर रही हूँ, तो हमारा ये होता है कि हम सिजेरियन सेक्शन के 2 दिन के बाद जो है ख़वातीन जो हैं वो अमूमन उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। 1 दिन बाद भी कर लेती हैं, 2 दिन के बाद, डिपेंडिंग उनकी कैसी कंडीशन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने जिस जगह के ऊपर अपना ऑपरेशन करवाना है वो एक बड़ी ही स्टेरिलाइज्ड इन्वायरमेंट में आपका ऑपरेशन हो। उसके बाद जो आपका पैरामेडिक्स है, जो आपकी स्टाफ है, वो टोटल एक स्टेरिलाइजेशन का बहुत ख्याल रखा जाए ऑपरेशन थिएटर में। बाद में आके आपको जब आप वापस आ चुके हैं, आपने उठकर अपनी, यानी कि 4 से 6 घंटे में हम दोबारा से पानी और इस तरह की चीजें अलाउड कर देते हैं कि भी आपने दोबारा से मुंह से खाना पीना शुरू करना है, थोड़ा सा चलना। सो 12 घंटे तक आपकी जो पेशाब की नाली है वो भी उतर जाती है। सो आपने अर्ली अपने आप को उठ के बैठना है,
आपने अपने हाथ पांव हिलाने हैं, टांगे आपने अपनी थोड़ी बहुत हल्का सा मूव करना है, आपने जो आपकी ड्रेसिंग होगी वो आपकी जो पट्टी उस सेक्शन पे वो आपने रोजाना तब्दील करनी है। घर वाले जो अटेंडेंट्स होते हैं उन्हें अमूमन गाइड किया जाता है कि आपने इस तरीके से कराने हैं, वो हॉस्पिटल से कराते हैं। सो आपकी अपनी हाइजीन, आप नहा सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भी 7 डेज तक क्योंकि आपके स्टिचेस नहीं रिमूव होने तो जी हमने नहाना नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप घर जाके बिल्कुल नहा सकती हैं, अगले दिन ही आप नहा सकती हैं और नहा के आप उस एरिया को जहाँ पे आपके स्टिचेस हैं उसको अच्छी तरह से ड्राई करें, अपनी जो है वो पट्टी तब्दील करें और उसके बाद आप हर दिन करती रहेंगी। 7वें दिन आपके या 8वें दिन आपके टांके जो है ना वो डॉक्टर साहबा आपकी बात के बाद कुछ बेचारी बहुएं ऐसी हैं जिनके लिए ये मसला भी हो सकता है कि अगर तुम नहा सकती हो, अगर तुम चल फिर सकती हो, अगर तुम मूवमेंट कर सकती हो तो अब तुम काम भी कर सकती हो। तो प्लीज आप नाज़रीन के आगे के लिए कि जो देख रहे हैं अगर वो ये काम करने की कोशिश कर रही है, आपने कहा कि उसको मूवमेंट करनी चाहिए, हिलना जुलना चाहिए और एक ही जगह पे नहीं रहना चाहिए, तो उनको ये परहेज भी कुछ बता दें इस हवाले से। अच्छा, काम नहीं करना, वजनी चीजें नहीं उठानी। जी 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 इस हवाले से औरत टू औरत वेरी करता है। कुछ औरत की जाहिर है कि साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल एक औरत है जो काफी माशाल्लाह वो हेल्दी है, ठीक है, तो उसके लिए इतनी जल्दी मोबिलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कुछ औरतें होती है वो थोड़ी एक्टिव होती है, हमारे राउंड करने से पहले वो एक्टिव बैठी होती है। सो ये डिपेंड करता है कि औरत टू औरत वेरी करता है। जिस चीज की एहतियात है वो उनकी एहतियात ये है कि उनको प्रॉपर पोस्चर पता हो कि जब मैंने बच्चे को अपना दूध पिलाना है, जो कि मैं बहुत ज्यादा इंकरेज करूंगी इस प्लेटफॉर्म से, हमारी सोसाइटी में बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। सो आपने जब बच्चे को अपना दूध पिलाना है तो आपने किस प्रॉपर पोस्चर में बैठना है कि आपका वजन टांगों पे ना पड़े और आपके टांगे खराब। ये तो सबसे पहली एहतियात है। दूसरी एहतियात आपकी हाइजीन की एहतियात है। आप साफ सुथरे रहिए, आप अपने आप को रोज आप अपना जो है ना वो बात लें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, ये दूसरी चीज है। जहां तक काम के हवाले से जाहिर है कि जब तक टांगे आपके नहीं खुलते हैं तो आपने सीढ़ियां चढ़ने में, उतरने में, इन चीजों में एहतियात करनी है। जो आप फ्रीली कर सकती हैं वो है कि अपने आप को रूटीन में वापस लेकर आइए, अपने बच्चे के लिए उसको वापस लेकर आइए, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क जैसे सफाइयां और ये सब चीजें आपने अवॉइड करनी है। वो जाहिर है कि 1 to 2 वीक्स के बाद फिर बंदा प्रॉपरली उस चीज में आ जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल ये भी आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपने जैसे पहले भी गजाइयत के गजा के हवाले से भी बात की, फिर हमने सी सेक्शन के ऊपर भी बात की, फिर हमने इसकी एहतियात के ऊपर भी बात की। अब जो इसकी ये बात है कि आपने कहा कि उसको अगर फीड करवाना है, अगर इस कंडीशन में, जबकि समटाइम ऐसे भी होता है कि सी सेक्शन के बाद, जैसे मेरी खुद अपनी अगर मैं सिस्टर की बात करूँ तो वो दूध नहीं भी आ रहा होता, उस कंडीशन में वो बच्चे को फिर कैसे संभाल सकती है औरत? फिर वो ओब्वियसली आपने कहा है कि चलना फिरना भी है और चीजें भी करनी है, काम भी वो नहीं कर सकती, तो फिर इस सूरत हाल में वो बच्चे को कैसे संभाल सकती है? बेसिकली जब औरत अपना बच्चा पैदा करती है तो पीले रंग का, जर्द से रंग का एक दूध जो है वो मां से निकलता है। सो वो क्लोस्ट्रम होता है जो कि आप अपने बच्चे को जितना ज्यादा, उसके 1-2 दिन के बाद फिर नॉर्मल जो है वो औरत को दूध आ जाता है। सो आपने क्या करना है कि आप जितना ज्यादा अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड की तरफ इनकरेज करेंगे उतना ज्यादा माँ को दूध आता है और उतना ज्यादा वो बच्चे के लिए मुफीद होता है। उसमें कुछ ऐसे जो है हमारे पास जो हमारा नेचुरल औरत का जो है वो दूध है, उसमें नेचुरल ऐसी गजाइयत है जो हमारी जो दूसरा गाय का दूध है, जो पाउडर मिल्क है, उसमें वो चीजें नहीं है। सो आप लोगों को 101% ब्रेस्ट फीडिंग को इंकरेज करना है और आपको जरूर इसकी एफर्ट करनी है। बिल्कुल आपको जो है वो पाउडर मिल्क और उसमें स्विच नहीं करना। अल्टीमेटली अगर बहुत ही प्रॉब्लम है देन आप हाफ जो है वो मदर फीड और हाफ जो है वो पाउडर मिल्क की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, मैं जो अभी जो यंग बच्चियां हैं उनके लिए अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अगर आप उनको रेकमेंड करना चाहें जिनका भी 2nd मंथ चल रहा है या 3rd मंथ चल रहा है, तो उनको इस हवाले से कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, उस हवाले से बता दीजिएगा। फर्स्ट 3 जो मंथ्स होते हैं वो थोड़े से ऐसे मंथ्स होते हैं कि जिसके अंदर बच्चा जो है वो डेवलप कर रहा होता है। सो आपने अराउंड जब आपके 10 हफ्ते मुकम्मल होने वाले हो तो आपने लाजमी एक गायनेकोलॉजिस्ट को अपना दिखाना है। उस गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस बताएंगी, कुछ आपको दवाइयां स्टार्ट कराएंगी जो आपने
शुरू करनी है। 12 हफ्ते से 14 हफ्ते के ऊपर, यानी कि हर माह के बाद आप अपने डॉक्टर को जाकर दिखाइए। अपना वजन, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वो आपकी जाकर करती है, वो सारी चीजों को आपने महीने टू महीना फॉलो करना है। इस चीज को ऐसे नहीं करना कि मेरा दूसरा या तीसरा बच्चा है तो अब मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हर मंथली आपने अपना जरूर चेकअप करवाना है, और चेकअप से बहुत सारी ऐसी चीजें जो घर बैठ के आप असेस नहीं कर रही होती हैं, वो हॉस्पिटल में जब आप डॉक्टर के पास जाती है तो वहां से हमें पता चल रही होती है। अगर आप ये चाहती हैं आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, तो एक अच्छा फॉलो अप हर मंथ अपने डॉक्टर को जरूर विजिट कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझसे कहा गया है कि मैं आपसे पूछूं। अब मेरी खुद की ही एक फेलो भी कह लें, उन्हें कोलीग कह लें, कि उनका एक बच्चा जो है वो ऑपरेशन से हुआ, दूसरा बच्चा उनका जो था वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। अब जब वो नॉर्मल की तरफ जा रही थी और उन्हें कह दिया गया था, उनके सारे डॉक्टर ने उनको चेक किया और उन्होंने कहा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन एक हॉस्पिटल ने कह दिया कि नहीं, इनको हम ऑपरेशन में ही करेंगे, जबकि वो पेन में थी, तकलीफ में थी। देन फिर कुछ देर के बाद उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगी कि एक अगर ऑपरेशन से होता है तो दूसरा बच्चा भी ऑपरेशन से ही होगा, या वो नॉर्मल उसकी डिलीवरी हो सकती है? उसका देखिए, अगर हमारे पास एक पेशेंट आया जिसका पहले सिजेरियन सेक्शन है, अगर तो वो हमारे पास बगैर दर्दों के आया, जस्ट एक पूछने आया कि अभी आप डॉक्टर साहब मुझे क्या सजेस्ट करती हैं, तो फिर आपकी अकॉर्डिंग टू कि पिछले बच्चे की क्या उम्र है आप देख लेते हो, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और फिर आप नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन का फैसला करते हो। जैसे आप बता रही हैं कि ये मरीज बिल्कुल दर्दों में आया है, तो सबसे पहले आप मरीज को स्टेबल कर देते हो, आप उसके सारे जो है वाइटल्स चेक करके आप उसके बाद उसको असेसमेंट उसकी करते हो पेल्विक, कि आपकी क्या आया, क्या उसका मतलब लाइक रेट ऑफ कि वो कितना नॉर्मल डिलीवरी। अगर तो वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ वो जा रहा है तो ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं है कि अगर नॉर्मल वो बच्चा पैदा हो रहा है, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है और फिर भी आप सिजेरियन करो, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी की कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर बच्चा आपके पास दर्दों में आ रही है औरत, तो फिर आपने उसको नॉर्मल डिलीवरी ही करना है, वही उसके लिए सबसे बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मुझसे और भी कहा जा रहा है कि मैं आपसे पूछूं, ऑक्टोपिक प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ बता दीजिएगा। अच्छा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अमूमन होता है कि हम जो खवातीन है, पाकिस्तानी हो या पूरी दुनिया में, हम लोग अपना शादी से पहले किसी किस्म के कोई टेस्ट नहीं कराते, ठीक है, ना ही हमारा इस तरफ कोई रुझान है। लेकिन होता ये है कि कुछ ऐसी हमारी बच्चियां हैं हमारे जिसकी जो ट्यूबें होती हैं वहां पर या तो इन्फेक्शन होती है पहले से, या वो ट्यूबें बंद होती हैं, जाहिर है हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई जाती, और जब उन्हें हमल ठहरता है तो हमल ठहरने के लिए जो अंडेदानी होती है उसमें जाहिर है एक औरत का अंडा है और जो स्पर्म है वो ट्यूब से गुजरता हुआ उसको फर्टिलाइज करता है, और फिर अल्टीमेटली हमल के लिए जो है वो वापस हमारा जो है एम्ब्रियो आता है। अब होता ये है कि जिन औरतों की ट्यूब बंद है तो वो जो एम्ब्रियो है वो वहां से क्रॉस नहीं कर पाता और वो वहीं इम्प्लांट हो जाता है, जिसको कहते हैं कि ट्यूब का हमल हो जाना या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक मिथ बनी हुई है कि जब ये ट्यूब्स वगैरह रिमूव होती हैं तो वो प्रेगनेंसी का जो है वो चांस खवातीन में एक बनी हुई है कि शायद वो कम हो जाता है, तो इस हवाले से क्या सदाकत है इसमें? बिल्कुल देखिए, प्रेगनेंसी का तो नहीं, लेकिन नेचुरल कंसीव करने का चांस, अगर ऐसी खवातीन जिनकी एक ट्यूब बंद है और एक खुली है, उनका एक अच्छा चांस है 50% 60% के वो दूसरी ट्यूब के थ्रू उनको हमल नेचुरल जो तरीकेकार है उससे ठहर जाएगा। अगर दोनों ट्यूबें बंद हैं तो हमारे पास आजकल जिस तरह साइंस ने तरक्की की है, तो हमारे पास आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, उसमें IVF है, ICSI है, IUI या फिर नई हमारे पास टर्म्स आ गई हैं, ये सारे जो है वो नए प्रोसीजर्स आ गए जिनके थ्रू जो है फिर बच्चे को हम आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि ज़ाहिर सुबह सुबह का टाइम है तो सारी मेरी बहनें जो स्क्रीन के सामने बैठी हैं वो आपकी बातें सुन रही हैं, तो उनके लिए जी उनके लिए अगर आप जाते जाते कोई मैसेज दे जाएं, ऐसा मैसेज कि जो उनकी आने वाली ऑब्वियसली जो जिंदगी है उसमें उनके लिए बहुत एक मुफीद साबित हो, तो आप प्लीज। मैं आप लोगों से, सब लोगों से सिर्फ यही कहूंगी कि हम अपने लिए एक ऐसा गायनेकोलॉजिस्ट चूज करिए जो सिजेरियन सेक्शन की बजाय नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करता हो, ठीक है, और जिसके जहन में हमेशा ये रहे कि नॉर्मल डिलीवरी का चांस 90% है, सिजेरियन सेक्शन का चांस 10% है,
ताकि हम जिस तरह कुदरती तौर पे पहले हमल ठहरते थे और जिस तरह हमारी पहले तो ये सब इतनी बीमारियां थी भी नहीं जो अब सिजेरियन सेक्शन के रेट से बढ़ती चली जा रही हैं। सो आप लोग प्लीज इस चीज को मेक श्योर करिए, एक अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट चूज करिए, ठीक है, जो आपको सिजेरियन के बजाय नॉर्मल और नेचुरल वेज की तरफ लेके चले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर मारिया साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया है प्रोग्राम में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।